माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने जो सैंपल पेपर का मॉडल दिया है उसके सभी क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। मैं इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बहुत ही इजियर वे में दूंगा। आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, पसंद आएगा। तो देखें, सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 सेशन 2021-22 मैथमेटिक्स कोड 041 टर्म 1 का एग्जामिनेशन होगा। तो हमने जो बताया इसी समय को ध्यान में रखकर आपको कोर्स की तैयारी अभी से प्रारंभ कर देनी है। आप संभवतः कोर्स को पढ़े होंगे, एग्जामिनेशन के लिए तैयार किए होंगे। तो सैंपल पेपर इसलिए दिया जाता है ताकि इसके सॉल्यूशन को करने के बाद आपको आइडिया डेवलप हो जाएगा माइंड में कि करीब करीब एग्जामिनेशन में इसी के टाइप के प्रश्न रहेंगे। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है फॉर एग्जामिनेशन। तो देखिए, टाइम है 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 40 आपका। इसमें 3 सेक्शन है, ए बी सी। ए में 20 क्वेश्चंस सेट रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें 16 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। ठीक इसी प्रकार सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस सेट रहेंगे, उनमें 16 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। फिर सेक्शन सी में देखें, 10 क्वेश्चंस सेट रहेंगे, जिसमें 8 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, 1 मार्क का है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। तो मैं आपको बता देता हूं कि सीबीएसई के साइट पर जाएंगे तो इस सैंपल पेपर के सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसको आप कॉपी में लिखकर एक जगह कलेक्ट कर लेंगे ताकि सॉल्यूशन करने में आपको आसानी हो। तो मैं क्वेश्चन को यहां नहीं लिखूंगा, मैं केवल लिखूंगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट आर गिवन, और फिर क्या निकालना है, व्हाट आर टू बी फाउंड आउट। तो देखें, नमूने के रूप में क्वेश्चन नंबर 1 में साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू निकालना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्वेश्चन में इसी का वैल्यू निकालना है। तो देखें, तो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ π/3। आप जानते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स में माइनस बाहर आता है, तो जब माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स हाफ साइन 30 डिग्री हाफ होता है, इसलिए साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री यानी π/6 होगा। दोनों को ऐड करेंगे π/2 आएगा, और साइन π/2 1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू 1 हुआ। ऑप्शन में आप देखें तो यह ऑप्शन डी में है। हो गया। क्वेश्चन में fx दिया हुआ है, x का फंक्शन,
1 माइनस कॉस के एक्स बटा एक्स साइन एक्स, लेकिन कब? व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, और एफ एस का वैल्यू हाफ है कब? जब एक्स इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं क्लियर? तो कहता है कि के का मान क्या होगा, पता लगाइए, जबकि एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूअस, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किया जाए। चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स एक्स बराबर एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस, तो चूंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, इसलिए कंटिन्यूटी के डिफिनेशन से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर 0 पर फंक्शन के वैल्यू के बराबर 0 पर, यानी f0। अब इसी को लेकर बढ़िए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू 0 मतलब एक्स 0 के इक्वल नहीं है, इसका वैल्यू 0 के बहुत नियर है लेकिन 0 के इक्वल नहीं है, टेंड्स टू का ही अर्थ होता है। और व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 देन फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस, सो वी टेक f x इज इक्वल टू दिस बाय x sin x। f0 का मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू, तो देखिए यहाँ x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू हाफ है, यानी x की जगह 0 डालेंगे तो f0 का वैल्यू हाफ होगा। क्लियर? अब लिमिट के रूल से जो 11 में आप पढ़े हैं, सिंप्लीफाई कीजिए। 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, एंगल का हाफ होता है के एक्स बाई 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन, एंगल है के एक्स बाई 2, तो जिस एंगल का साइन है उसी से डिवाइड कर दीजिए और उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक कट के 10 का 10 रह जाएगा, स्क्वायर है इसलिए इस पर होल स्क्वायर दे दें, इंटू ऊपर में 1 है, नीचे है x इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स तो x से डिवाइड कीजिए और x से मल्टीप्लाई कीजिए, कट के साइन एक्स रह जाएगा। बस यही इस निकालने का प्रोसेस है। तो इसके बाद देखिए, इंप्लाई दैट लिमिट का प्रयोग कर दिया जाए, जिस एंगल का साइन उसी से डिवाइड है, x टेंड्स टू 0, लिमिट 1 हो गया, ये लिमिट भी 1 हो गया, इसलिए अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया 2, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और यहाँ हो गया के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और इसका लिमिट 1 हो गया, इक्वल टू 1 बाई 2। तो 2 से 4 कट कर 2 हो गया, फिर 2 2 दोनों साइड से नीचे कट गया, और फिर एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड में केवल बचा के स्क्वायर, राइट साइड में 1। दिस इंप्लाइज के इक्वल टू प्लस माइनस 1। हाँ देखें, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है के इज लेस देन 0, मैंने के नेगेटिव है इसलिए के का नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए, इसलिए
के बराबर हो गया -1। तो के का मान ही पता लगाना था। अब ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में देखें तो बी में है। अब क्वेश्चन में देखें, आंसर बी हो गया। देखें अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे 2/2, ये 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसको मैं एक्सपेंड करके लिख दिया A11, A12, A21, A22, 2/2। इसमें कंडीशन दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है ए आई जे वो डिफाइन किया हुआ है 1 कब, जब आई जे के इक्वल नहीं है, और 0 कब, जब आई जे के इक्वल है। तो यहां देखें प्रिंसिपल डायगोनल पर 1 1 2 2 देख रहे हैं, मतलब आई जे दोनों इक्वल है, और जब आई जे इक्वल है तो एलिमेंट का वैल्यू 0 है, इसलिए यहां पर 0 होगा, यहां पर 0 होगा। समझ गए? इसलिए ए इक्वल टू यह एलिमेंट 0 हो गया और यह एलिमेंट भी 0 हो गया। इसको पहले लिख लें, फिर आगे देखें। यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 है, यहाँ आई जे इक्वल नहीं है, जब आई जे इक्वल नहीं है तो 1 है, इसका मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। क्लियर हो गया? बस यही कंसेप्ट है, फट से आप पकड़ लीजिए। तो आपका मैट्रिक्स ए मिल गया। अब आपको ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं ए इंटू ए। ए आपका है 0 1 1 0, 0 1 1 0। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो एक मैट्रिक्स मिलेगा रो बाई कॉलम मेथड से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। आप जानते हैं, तो 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। फर्स्ट को सेकंड कॉलम से किया जाए तो 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0। क्लियर? 1 0 0 1। तो ए स्क्वायर का मान मिल गया। आप देखिए ऑप्शन में, अब देखें कौन है सही। तो आपका ऑप्शन डी में है ना? ऑप्शन डी में देखिए, इसका आंसर डी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है K8 4 2K। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप K का मान बताएं। ठीक है? तो आप जानते हैं ना कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिंगुलर तब होता है जब ए का डिटर्मिनेंट 0 हो। तो देखें, चूंकि ए सिंगुलर है इसलिए ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो ए का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए K8 4 2K इक्वल टू 0। तो K इंटू 2K माइनस 8 इंटू 4, दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को ऐसे ना तोड़ते हैं, दिस गुना दिस माइनस दिस गुना दिस। implies K square minus 16 is equal to 0, implies K square is equal to 16, implies K is equal to plus minus 4। अब देखिए K का यह वैल्यू किस ऑप्शन में है, इसका आंसर सी हो गया।
हाँ, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 टू फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एस आई का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपको उस इंटरवल को पता लगाना है जिस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालें, एफ डैश एक्स 2x माइनस 4। इसके बाद प्रोसेस है कि एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करें, तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 2। तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करके और x का मान आप निकाल लेंगे, तो आ गया x का मान 2। अब साइन स्कीम तैयार करेंगे। एक लाइन खींचिए, यहां माइनस इन्फिनिटी हो, यहां पर प्लस इन्फिनिटी। एस का वैल्यू जो 2 आया है उसको यहां पर प्लॉट कर दें। अब इसका रूल है कि x इज इक्वल टू 2 के राइट साइड में s का कोई वैल्यू लें, जैसे मैं 3 लिया। हम एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बता रहे हैं, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू यही ना है 2x माइनस 4। तो इसका साइन स्कीम पकड़ने का ही तरीका है कि अब x का वैल्यू जो 3 यहां टेकअप किया एफ डैश एक्स में डालें, तो स्पष्ट है कि जब x की जगह 3 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 4 2 आएगा। तो इसमें x की जगह 3 रखने पर इसका वैल्यू स्पष्ट है कि 2 आया, और 2 पॉजिटिव है। इसका मतलब हुआ कि 2 के राइट साइड में जो है पॉजिटिव होगा। किसका वैल्यू? एफ डैश एक्स का वैल्यू। मतलब एफ डैश एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। कहां? जब हम 2 से राइट साइड में जाएंगे। और जब राइट साइड में पता चल गया कि इसका साइन पॉजिटिव है, तो 2 के लेफ्ट साइड में जो रीजन है उसमें आप नेगेटिव लिख देंगे। दिस इज द प्रोसेस। राइट साइड में पॉजिटिव तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव लिखो, राइट साइड में नेगेटिव तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव लिखो। तो हम जान गए कि एफ डैश एक्स का जो साइन है 2 के राइट साइड में पॉजिटिव है और 2 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव। आप लिखेंगे कि एफ एक्स को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए क्या आपने पढ़ा है? पढ़ा है ना? कंडीशन है ना उसके लिए कुछ? बोलिए क्या कंडीशन है? तो आप जानते हैं कि एफ एक्स को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स को 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यही कंडीशन है। अब साइन स्कीम में आप देख लें, एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव, और एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव कहां है? तो जब एक्स का वैल्यू 2 से ग्रेटर है और इन्फिनिटी से लेस है। तो ये किस इंटरवल में हुआ? ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी में, क्योंकि इसका मतलब होता है कि एस का वैल्यू 2 से ग्रेटर है और इन्फिनिटी से कम है। सो क्लियर, एफ डैश एक्स 0 से इक्वल होगा इसी ओपन इंटरवल में। और जब इंटरवल आप खोज लिया और बता दिए कि इसी इंटरवल में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, आपने पढ़ा है। सो क्लियरली एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी। तो देखिए हमने पता लगा दिया तुरंत कि एफ एक्स किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो पता चल गया कि ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी में होगा। अब ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में सी में लिखा हुआ है, हैंस आंसर सी हो गया। देखिए कितना जल्दी इसको निकाल दिया। हाँ, तो आप ध्यान देंगे मेरा जो प्रोसेस है वो वेरी क्लियर
नीट एंड क्लीन और क्विक प्रोसेस है। हम इस ढंग से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका सिखला रहा हूं, कम समय में जल्दी से उसका आंसर निकाल के बता दीजिए कि कौन ऑप्शन सही है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो डिफरेंशियल कैलकुलस का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न आते ही हैं। पता नहीं आप इसका स्टडी किया है कि नहीं, करना चाहिए आपको, छोड़ेंगे नहीं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में मेन पॉइंट यही है कि एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर होगा तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और एफ डैश एक्स जब 0 से लेस होगा तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बस यही दो मेन पॉइंट है, इसी पर सारा सवाल इसका बेस्ड होता है। हाँ, तो देखें क्वेश्चन नंबर 6, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए जो है 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है -4। आपको एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन समझ गए? तो आपने एडजॉइंट का एक प्रॉपर्टी पढ़ा है इंपॉर्टेंट, मैं बता दूं। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का पावर n-1। लेकिन कब? जब ए n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये तब होता है जब ए इज ए n/n मैट्रिक्स। कहने का मतलब ए का ऑर्डर n है। लेकिन यहां क्या देख रहे हैं? ए का ऑर्डर 3 है। तो सेंस ए इज 3/3 मैट्रिक्स, मतलब ए का जो ऑर्डर है वह 3 है। इसका मतलब n की जगह 3 रखना पड़ेगा। इसलिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, बोलिए, n की जगह आप 3 रख दें तो डिटर्मिनेंट ए का पावर 3 - 1 दैट इज 2। और क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, देखा आपने, -4, तो वैल्यू यहां बैठा दीजिए, 16 हो गया। अब ऑप्शन देखें किसमें इसका है आंसर, तो लगता है कि डी में है। देखे कितना जल्दी बन गया। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और आर एक रिलेशन है सेट ए पर जो इस तरह से डिफाइंड है। आप जानते हैं रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब प्रश्न कहता है कि इस रिलेशन आर में किस ऑर्डर्ड पेयर को रिमूव कर दोगे, यानी हटा दोगे, कि जो आर बचेगा वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा सेट ए पर। तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। सोच कर देखिए, यदि हम इस ऑर्डर्ड पेयर को रिमूव कर देते हैं तो मेरे पास ये बचेगा। तो 1 का रिलेशन 1 से, देखिए 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 1 है आर में तो उल्टा 1 1 भी आर में होगा। तो स्पष्ट है कि आर सिमेट्रिक भी है, साथ साथ ट्रांजिटिव भी है। तो चूंकि आर में यदि हम 1 2 को रिमूव करते हैं तो 1 2 को रिमूव करने के बाद आर में रहेगा ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 2, क्लियर है, और 3 3। क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि किस ऑर्डर पेयर को हटाओगे, तो हम ऑर्डर पेयर 1 2 को हटाएंगे, तब आर में ए रहेंगे। और यह स्पष्ट बता रहा है कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव है, मतलब आर इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पर। तो यह जो आर है ये आर कह रहे हैं इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑन सेट ए। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था आपको कि आर में से किस ऑर्डर पेयर को हटाओगे तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन
हो जाएगा। तो आंसर है ना, पकड़ाया 1 2 को हटाएंगे। अब ऑप्शन में देखिए आंसर कौन है, तो बी है, इसलिए आंसर बी हो गया। देखा कितना क्विक प्रोसेस आपको बता दिया। तो आप ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए माइंड थोड़ा सा क्विक रखिए, तेज रखिए, और पकड़िए कि हम किस तरह से इसको शीघ्रता से सॉल्व करके सही आंसर हम निकाल लें। बस यही है। इसके लिए आपको हर चैप्टर का क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। बिना क्लियर कंसेप्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे सकते। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों 2/2 का है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। बस यही क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है। अब चूंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और दोनों का टाइप भी सेम है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, एक कंसेप्ट है। यानी ये इसके, ये इसके, ये इसके और ये इसके इक्वल है। तो लिखिए झट, हैंस 2a + b = 4, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट a - 2b = -3, 5c - d = 11 and 4c + 3d = 24। अब देखिए यहां 2b है, यहां b है, आपको देखना होगा। तो इस इक्वेशन में 2 से गुना कर दें, क्योंकि यहां 2 है, तो हो गया 4a + 2b = 8। और सेकंड इक्वेशन में है a - 2b = -3। दोनों को ऐड कर दें तो हो गया 5a = 5, इंप्लाइज दैट a = 1। ठीक है, a का मान निकल गया। हाँ, तो आप देखें a का मान निकल गया 1। अब a का मान रख दें इसमें तो b निकल जाएगा। तो -2b को उधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा a + 3। a की जगह 1 देंगे तो 1 + 3 4 हो गया, तो b निकल गया 2। अब यहां 3 है तो इसमें आप 3 से गुना कर दें, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15c - 3d, 11 × 3 33, और इसमें 4c + 3d = 24। ऐड कर दें, कैंसिल हो गया। इंप्लाइज c = 3। देखिए c निकल गया, किसी में c का मान दे दीजिए, d निकल जाएगा, मान लीजिए इसी में, इसलिए d उधर चला गया। 5c - 11, c का मान 3 है तो 3 देंगे, 5 × 3 - 11, 4 हो गया। आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब झट से निकल जाएगा, a + b - c प्लस, वर्क तो थोड़ा करना ही पड़ेगा ना, रफ वर्क। तो a का वैल्यू 1 आया है, b का वैल्यू 2 आया है, c का वैल्यू 3 आया, और 2 × d का वैल्यू 4 आया। 2 8 3 -3 + 8 कैंसिल, 8 आ गया। तो आप देखें कि किस ऑप्शन में आंसर है। हेंस आंसर आपका ऑप्शन डी में है।
आप देखिए क्वेश्चन में, इसका आंसर ऑप्शन डी में है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आपके क्वेश्चन में कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। इसमें x 0 से ग्रेटर है, यानी x पॉजिटिव है, ध्यान रखेंगे। और एक लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है जनरल फॉर्म में। प्रश्न कह रहा है कि इस कर्व के किसी पॉइंट पर जो नॉर्मल है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो हम लोग फिगर जैसा बना लें क्लियर कंसेप्ट के लिए। कोई वक्र है, कर्व है, हिंदी में इसको वक्र कहते हैं, इंग्लिश में कर्व। कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। इस कर्व पर कोई बिंदु आप P ले लें जिसका कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स वाई है। कर्व के P पॉइंट पर टेंजेंट खींचा, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इसमें एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। मान लिया कि यही एक कर्व है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और एक लाइन है L। इस लाइन L का इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। आपका क्वेश्चन कह रहा है क्लियर कि कर्व पर उस पॉइंट को निकालो जिस पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो PT P पर टेंजेंट है और PN P पर नॉर्मल है। IL कोई गिवन लाइन है जिसका इक्वेशन ये है। क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर है, कह रहा है कि जो नॉर्मल है P पर वह इस लाइन L पर परपेंडिकुलर है। तो मान लें कि इस नॉर्मल का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है। इसमें मेन यही चीज है, आप पता लगाइए कि m1 क्या है, m2 क्या है। फिर परपेंडिकुलर का कंडीशन लगा दीजिए। दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही इसका कंसेप्ट है जो मैं आपको फिगर से समझा दिया। अब कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स का 1/x का आप जानते हैं -1/x²। हो गया x² एलसीएम, हो गया x² -1। अब जानते हैं कि कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप जो होता है यही होता है dy बाई dx। टेंजेंट पर नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, इसलिए नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1 बाई टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई dx। तो आप पढ़े हैं टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में। तो इसी सूत्र से आप नॉर्मल का फट से निकाल लीजिए स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप m1 देखिए वहां लिखे हैं फिगर में। m1 का वैल्यू हो गया -1 बाई dy बाई dx। dy बाई dx का वैल्यू देखिए आया है x² -1 बाई x²। तो -x² ऊपर चला गया, हो गया x² बटा x² -1। माइनस को अंदर कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा +1 माइनस x²। तो देखिए मैंने फट से m1 निकाल दिया। अब आप इस लाइन L का स्लोप m2 निकालें तो लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म है, इसलिए इसका स्लोप आप जानते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y। पढ़ा है ना आपने। तो s का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट -4 है, तो हो गया 3/4। इस तरह हमने m1 भी निकाल लिया और m2 भी निकाल लिया। क्योंकि नॉर्मल Pn इस लाइन L पर परपेंडिकुलर है। देखिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। नॉर्मल Pn जो है
परपेंडिकुलर है किस पर, लाइन एल पर। इसलिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप आप m2 लिखे हैं, तो गया -1। m1 का वैल्यू दिया जाए x² बटा 1 माइनस x², m2 का वैल्यू 3/4 इक्वल टू -1। हाँ, तो देखें दिस इक्वेशन implies 3x² is equal to 4 into 1 minus x², उधर गुना में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन चिन्ह यहां साइन माइनस है, तो हो गया -4 माइनस माइनस प्लस 4x²। दिस इंप्लाइज 4x² चला गया उधर, -3x², -4 इधर आ गया, +4, तो x² इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू +-2। लेकिन यहां देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0 मीन्स x पॉजिटिव है, तो जब x पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव साइन लेंगे। तो मैं लिख देता हूं क्योंकि x 0 से बड़ा है यानी x पॉजिटिव है, इसलिए x का पॉजिटिव वैल्यू टेकअप करेंगे +2। तो इस प्रकार हमने s का वैल्यू 2 निकाल लिया। तो आप यहां देखें s का वैल्यू 2 आ गया। अब x की इस वैल्यू को आप कर्व के इक्वेशन में रख करके y निकाल दीजिए, यही प्रोसेस है। इसलिए कर्व के इक्वेशन से y इक्वल टू s के जगह 2 आया है, यहां भी 2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5/2। तो आपको कर्व पर बिंदु को प्राप्त करना था, तो बिंदु का कोऑर्डिनेट xy था, इसलिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट xy आपने माना था। तो s का वैल्यू देखिए 2 आ गया, अब y का वैल्यू आ गया 5/2, यानी पता चल गया कि उस कर्व पर कौन सा पॉइंट है। तो वह पॉइंट यही है जिस पर नॉर्मल इस गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर है। अब देखिए इसका आंसर किस ऑप्शन में है, देखें आप, तो लगता है कि एम है, इसलिए आंसर ये हो गया। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का था, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो बहुत कम स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन नहीं, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में या बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैलकुलस का जो पार्ट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आपको रहेंगे। देखिए सैंपल पेपर में बोर्ड कह रहा है कि सब आएगा। अब आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि साइन ऑफ tan इनवर्स x का वैल्यू निकालो। इसका वैल्यू तुरंत देखिए निकलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल खींचिए, क्विक मेथड से निकाल रहे हैं। आप जानते हैं कि इनवर्स एंगल होता है, तो tan इनवर्स x को आप कोई एंगल थीटा मान लें। देखिए प्रोसेस, आपने tan इनवर्स x को कोई एंगल थीटा सपोज कर लिया, तो डिफिनेशन से tan थीटा बराबर x हो गया। और x का मतलब क्या है, x/1। tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका मतलब परपेंडिकुलर x हो गया, बेस 1 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज निकाल दीजिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो √1 का स्क्वायर 1 प्लस x²। इसलिए साइन ऑफ, देखिए क्लियर प्रोसेस, इसी के वैल्यू निकालना था।
तो इसी को ना थीटा माने थे, यहाँ थीटा बैठा दीजिए और थीटा का साइन क्या होगा आप जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेन्यूज है आपका रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने इसका वैल्यू तुरंत निकाल दिया। अब देखिए किस ऑप्शन में इसका आंसर है, तो शायद इसका आंसर ऑप्शन डी में है। आप देख लें है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। आपके पास सेट ए दिया हुआ है, सेट का एलिमेंट एक्स है, जहां एक्स सेट ऑफ इंटीजर्स जेड में है, एक्स का ही रेंज है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 से ग्रेटर है, 12 के इक्वल है, 12 से लेस है, तो 0 से 12 तक हो गया। आर एक रिलेशन है ए पर जिसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी है, सच दैट ए और बी के डिफरेंस का मोड 4 का मल्टीपुल है, मतलब 4 इंटू एन, हेयर एन बिलोंग्स टू जेड। आपको 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू सेट ए such that ordered pair x1 belongs to R। इसका मतलब x का रिलेशन 1 से होना चाहिए, यानी 1 के इक्विवेलेंस क्लास में सेट ए के वैसे एलिमेंट्स x होंगे जिनका रिलेशन 1 से होना चाहिए। अब पकड़िए, तो मैं यहां बता देता हूं 1, 5 और 9 ये 3 एलिमेंट सेट ए के ऐसे होंगे जिनका रिलेशन 1 से है। क्यों है देखिए, जब हम x के जगह 1 लेते हैं तो फॉर x इक्वल टू 1, तो s के जगह 1 लीजिए, तो x को 1 के इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए ऑर्डर्ड पेयर x1 R में होना चाहिए। तो जब आपने s के जगह 1 लिया तो 1 1 को R में होना चाहिए, यही कंसेप्ट है, बस कर लीजिए। अब देखिए कि 1 1 जो पेयर है R में है कि नहीं। तो ए बी आर में कब होता है, जब मोड a माइनस बी 4 का मल्टीपुल है, तो यह R में कब होगा, तभी ना होगा जब 1 और 1 के डिफरेंस का मोड 4 का मल्टीपुल हो। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मोड 0 इक्वल टू 0, 0 को लिख सकते हैं 4 इंटू 0, जहां वेयर देखिए 4n, n को जेड में होना चाहिए, n की जगह यहाँ 0 हो गया। आप जानते हैं कि 0 इंटेजर है, मतलब जेड में है, क्लियर हो गया। तो 1 1 R में तभी होगा जब यह 4 का मल्टीपल होगा, है इसका मतलब 1 1 R में डेफिनेटली है। और जब 1 1 R में है इसका मतलब वह 1 1 के इक्विवेलेंस क्लास में है। तो s के जगह आपने 1 लिया था, तो क्लियरफाई हो गया कि जैसे यहां x इक्विवेलेंस क्लास 1 में है, जैसे यहां x 1 के इक्विवेलेंस क्लास में है, s की जगह देखिए 1 आ गया, इसका मतलब 1 1 के इक्विवेलेंस क्लास में हो, क्लियर हो गया। हैंस 1 बिलोंग करेगा 1 के इक्विवेलेंस क्लास। मैं क्लियर आपको समझा दिया। इसी प्रकार से 5 के लिए देखिए, तो जब s की जगह आप 5 ले रहे हैं तब 5 1 को R में होना चाहिए। अब कैच कीजिए, 5 1 R में कब होगा, तभी ना होगा जब 5 और 1 के मोड का, जब 5 और 1 के डिफरेंस का मोड 4 का मल्टीपल होगा। तो सिंप्लीफाई कीजिए,
mod 4 दैट इज 4 को लिख सकते हैं 4 into 1, यहाँ 1 इंटीजर है मतलब जेड में है, तो यह 4 का मल्टीपल है, इसलिए यह निश्चित रूप से आर में होगा। तो यहां ध्यान दें एस की जगह 5 हो गया और यह ऑर्डर्ड पेयर आर में है, तो एस की जगह यहां 5 1 के इक्विवेलेंस क्लास में होगा, हेंस क्लियरली 5 बिलोंग करेगा 1 के इक्विवेलेंस क्लास में। अब 9 पर देखें तो होगा ही, लेकिन संतुष्टि के लिए मैं दिखा दे रहा हूं कि होगा कि नहीं। एक्स के जगह आप 9 ले रहे हैं, तो जांच कर देखिए कि यह ऑर्डर पेयर 9 1 आर में है या नहीं। तो ऊपर की तरह ये आर में तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ऑर्डर पेयर ये भी यहाँ ऑर्डर पेयर 9 1 है, तो यहाँ 9 यहाँ 1 दीजिए। व्हेन 9 और 1 के डिफरेंस का मोड दैट इज मोड 8 इज इक्वल टू 8, इसको आप लिख सकते हैं 4 into 2, और देखिए यहाँ 2 आ गया n के जगह, यहाँ 2 इंटीजर है मैंने जेड में, इसका मतलब यह 4 का मल्टीपल है, सेटिस्फाइड है, इसका मतलब डेफिनेटली यह पेयर आर में बिलोंग करेगा। तो यहां देखिए x के जगह 9 आ गया, जब यहां x है तो x 1 के इक्विवेलेंस क्लास में है, जब x के जगह 9 ले रहे हैं ये पेयर आर में है, इसका मतलब 9 डेफिनेटली 1 के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। सो 9 बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। डू यू फॉलो? तो मैं शीघ्रता से आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। अब आप कहेंगे कि 0 2 3 इस सब के लिए क्या होगा, तो इसी तरह से आप टेस्ट कीजिए तो पाएंगे एस की जगह 0 लेंगे तो आप पाएंगे कि ऑर्डर पेयर 0 1 आर में नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में समय कम है इसलिए सब बारी बारी से चेक करने होते हैं। तो क्लियरफाई हो गया कि 1 के इक्विवेलेंस का क्लास में पता लगाना था कि कौन कौन सा एलिमेंट होगा, यही पता लगाना था। तो 1 के इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन हुआ, देखिए 1 हुआ, 5 हुआ और 9 हुआ। अब ऑप्शन देखिए कि आपके आंसर किस ऑप्शन में है। तो देखिए क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का जो रिजल्ट में लाया यह किस ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन ए में है। आप देख लें है या नहीं। इसमें मैं एक बात आपको बता देता हूं, ए के किसी भी एलिमेंट, जैसे यहां 1 का निकालना है इक्विवेलेंस क्लास, तो ए के किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास तभी निकाला जा सकता है जबकि ये जो रिलेशन आर है सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन हो। यदि आप इसकी जांच करेंगे तो डेफिनेटली आर सेट ए पर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, इसलिए डेफिनेटली आर सेट ए पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसलिए हम ए के एलिमेंट 1 का इक्विवेलेंस क्लास हासिल किया। ये सब कंसेप्ट है, थोड़ा सा ये सीरियस क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इसमें दिया हुआ है यह इक्वेशन और आपको dy बाई dx निकालना है, यही क्वेश्चन है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन मैं एक चीज यहां बता रहा हूं, इसको डायरेक्ट तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, लेकिन इसको डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं कर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके करें तो जल्दी बनेगा। इस सब बात पर भी ध्यान रखिएगा। इसको लिख सकते हैं e का पावर x इंटू e का पावर y अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेज।
अब क्या करें आप, इससे आप डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन में। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। तो जब इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होके बचेगा 1 बाई ई टू द पावर y। क्लियर है ना? और जब इसमें इसे डिवाइड कीजिएगा तो ई वाला कैंसिल होके बचेगा 1 बाई ई टू द पावर x। और जब इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो 1। तो इस इक्वेशन का सिंप्लीफाइड रूप आ गया। यदि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दे तो थोड़ा सा कठिनाई होती, लेकिन सवाल तो बनता ही। तो हमको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसे हम जल्दी बनाएं। तो e टू द पावर माइनस वाई प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट नहीं करके आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, e के पावर माइनस वाई इंटू माइनस वाई का माइनस y का s के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, इसका e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का तो माइनस एक्स का s के रेस्पेक्ट में 1 कांस्टेंट है 0 हो गया। माइनस e टू द पावर माइनस वाई इंटू dy बाई dx प्लस माइनस मिलकर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, सिंप्लीफाई कीजिए तो इस टर्म को आप उधर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा e टू द पावर माइनस वाई इंटू dy बाई dx। हमने इस टर्म को उधर फेंक दिया तो माइनस प्लस हो गया और लेफ्ट साइड में रह गया माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि हमको यही हासिल करना है dy बाई dx, यही माइंड में। तो इससे आप dy बाई dx को निकालना है तो डिवाइड हो जाएगा तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई। दिस implies that dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, देखिए e टू द पावर माइनस वाई कोसेंट में है, नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो e टू द पावर प्लस वाई होगा इंटू e टू द पावर माइनस एक्स। बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो y माइनस एक्स। देखिए हमने निकाल दिया dy बाई dx का वैल्यू, ठीक है ना? तो मैंने क्विक प्रोसेस से निकाल दिया तुरंत dy बाई dx का वैल्यू कितना आएगा। अब देखिए कि किस ऑप्शन में इसका आंसर है, तो शायद सी में है। आप देख लें, मिला लें तो आंसर सी हो गया। तो देखें आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3/n और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है m/5। तो आपको कोई मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 5a प्लस 3b का ऑर्डर पता लगाना है, यही क्वेश्चन है। अब आप देखिए A का ऑर्डर है 3/n और B का ऑर्डर है m/5, इसलिए A में कोई स्केलर 5 से गुना करेंगे तो ऑर्डर ऑफ 5a वही होगा जो A का ऑर्डर है, यानी होगा 3/n। अब जानते हैं उसी प्रकार ऑर्डर ऑफ 3b क्या होगा बताइए? तो 3 स्केलर है जिससे मल्टीप्लाई किए हैं b को, तो इसका ऑर्डर वही होगा जो b का ऑर्डर है, इसलिए m/5 होगा। आपको दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐड
करने के लिए क्या कंडीशन है? दोनों का टाइप यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम कब होगा? क्लियर है? या तो इस n के जगह 5 होगा या इस m के जगह 3 होगा। मतलब n के जगह 5 होना चाहिए और m के जगह 3 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ 5a प्लस 3b इज, तो 5a का ऑर्डर ये है, 3b का ऑर्डर ये है। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या कंडीशन है? दोनों का टाइप सेम हो, ये मेन पॉइंट है। आई दोनों सेम कब होगा? तभी होगा जब या तो n के जगह 5 टेकअप कर लें या m के जगह 3 टेकअप कर लें। तो पता चल गया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहां से लिखिए 3/n के जगह आप 5 लिख दें या यहां से लिख सकते हैं m के जगह 3 लिखेंगे तो फिर तो 3/5 मिलेगा। तो पता चल गया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/5 होगा। देखिए टेक्निकल क्वेश्चन था। अब ऑप्शन में देखें कि आंसर किस ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन में y इक्वल टू दिया हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x। आपको d2y/dx2 यानी y का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। झट से लिखिए dy/dx इक्वल टू cos x का आप जानते हैं माइनस sin x माइनस 3 sin x का आप जानते हैं cos x इक्वल टू माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, हो जाएगा d2y/dx2। अब देखिए माइनस 5 कांस्टेंट है, उसको रख लीजिए। sin x का cos x माइनस 3 कांस्टेंट है, cos x का आप जानते हैं माइनस sin x। सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस 5 cos x माइनस माइनस में मल्टीप्लाई कर प्लस 3 sin x माइनस कॉमन ले लीजिए 5 cos x माइनस 3 sin x। देखिए मिलाइए, यही ना यहाँ है, ये y है इसलिए यहाँ y दे दें तो इसका वैल्यू निकल गया माइनस y। अब ऑप्शन देखें आप कहाँ है, तो शायद ए में है, आप देख लें। तो अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 15, इसमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आप देख ही रहे हैं, और एडजॉइंट ए का डैश यानी ट्रांसपोज निकालना है। इसके लिए एक रूल है, पता नहीं आपने स्टडी किया है कि नहीं। यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट निकालने का मेथड है, बशर्ते कि ए दो ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्पेशल ए रूल है, टू ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने का एक सिंपल टेक्निक है। इसका टेक्निक यही है कि प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है उसको आप इंटरचेंज कर दें, यानी 7 को 2 की जगह लिखें और 2 को 7 की जगह लिखें। अब देखा प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को हमने इंटरचेंज कर दिया, आपस में बदल दिया। इसके बाद ये दो एलिमेंट जो बचे हुए हैं इनके साइन को चेंज करके लिखें। माइनस 11 है तो यहाँ प्लस 11 कर दें और यहाँ प्लस 5 है तो यहाँ माइनस 5 कर दें। दिस इज द क्विक प्रोसेस टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, बट दिस process is only
वैलिड फॉर सेकेंड ऑर्डर। अब तो कुछ नहीं, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज आप जानते हैं कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फर्स्ट रो को आप कन्वर्ट कर दीजिए फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को कन्वर्ट कर दीजिए सेकंड कॉलम में, तो ट्रांसपोज निकल गया। अब आप देखें किस ऑप्शन में आंसर है, तो शायद सी में है, आप मिला लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यह क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर का है। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हमने नाम दे दिया 1। क्वेश्चन साफ कह रहा है कि कर्व पर उस पॉइंट P को निकालो जिस पर खींचा गया टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है। हमको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता लगाना है। मैं थोड़ा सा फिगर बना दूं समझने के लिए। देखिए यही कर्व आपका है जिसका इक्वेशन है x²/9 प्लस y²/16 = 1। आप पकड़िए, यह कर्व किसका इक्वेशन है? एलिप्स का है। आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर एक टेंजेंट खींचो। देखिए मैंने टेंजेंट खींच दिया, कर्व पर कोई बिंदु, कोई पॉइंट P लिया xy, इस पर हमने टेंजेंट खींच दिया PT। क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है। फिगर बना दीजिए। x एक्सिस y एक्सिस, ये y एक्सिस के ये टेंजेंट देखिए पैरेलल हमने खींचा है। दो लाइन के पैरेलल का कंडीशन आपने पढ़ा है कि दोनों का स्लोप इक्वल होता है, तो फट से इसका आप स्लोप m1 निकालने की कोशिश करें और y एक्सिस का स्लोप m2 निकालने की कोशिश करें, फिर दोनों को इक्वल करके बना दीजिए। बस यही इसका प्रोसेस है। अब इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x, 1/9 कांस्टेंट बाहर, x² का 2x, 1/16 बाहर, y² का पहले y के रेस्पेक्ट में 2y, फिर y का x के रेस्पेक्ट में, आप जानते हैं dy/dx। 1 कांस्टेंट है इसलिए 0। टू x/9 प्लस y/8 इंटू dy/dx = 0। दिस implies y/8 इंटू dy/dx = इधर चला गया माइनस में, -2x/9। दिस implies dy/dx = -2x/9 लिख दीजिए, और ये 8 ऊपर चला जाएगा, y नीचे हो गया -16x/9y। आप जानते हैं कि dy/dx ही कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप होता है, इसलिए m1 बराबर dy/dx यानी -16x/9y। तो देखिए मैंने टेंजेंट का स्लोप तुरंत निकाल दिया। y एक्सिस x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, आप जानते हैं, इसलिए y एक्सिस का स्लोप m2 क्या होगा? m2 का जवाब निकालें तो x एक्सिस से जो एंगल है उसका tan होता है स्लोप, तो m2 हो जाएगा tan 90 डिग्री। आप जानते हैं इन्फिनिटी होता है, आप जान गए कि m2 का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, तो m2 हो गया इन्फिनिटी। क्योंकि टेंजेंट PT y एक्सिस के पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है,
सिंस टेंजेंट पीटी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पहले का कंडीशन है स्लोप इक्वल होता है, सो m1 इज इक्वल टू m2 implies -12x by 9y इक्वल टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी को आप लिखते हैं 1/0, तो 9y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y, 0 इंटू समथिंग 0, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 0। तो P का y कोऑर्डिनेट निकल गया, अब निकालना है x कोऑर्डिनेट, तो y इज इक्वल टू 0 आप कर्व के इक्वेशन में रख दें, हेंस इक्वेशन 1 में y की जगह 0 बैठाएं तो मिलेगा x²/9, इसके जगह 0 बैठाएंगे तो टर्म खत्म हो गया, इज इक्वल टू 1, कहां से, बाई इक्वेशन 1। दिस इंप्लाइज दैट x² इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू +-3, इसलिए कर्व पर जो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट निकालना था वह था xy, देखिए हमने निकाल दिया, x का वैल्यू +-3 और y का वैल्यू देखिए 0 आया है। अब ऑप्शन देखिए, मिला लीजिए, शायद ये ऑप्शन सी है, आप देख लें, इसलिए आंसर हो गया सी। तो कर्व पर पॉइंट को पता लगाना था जिस पर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, पता चल गया। हाँ तो देखें क्वेश्चन नंबर 17, इसमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का जिसका जनरल एलिमेंट है aij, और मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट का वैल्यू क्वेश्चन में -7 दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस समेशन का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इसको आप एक्सपेंड करें, i का रेंज है 1 to 3, तो सबसे पहले i की जगह 1 दें तो हो गया A12 कैपिटल A, i की जगह 1, सिग्मा सम को बताता है। अब 1 के बाद 2 दें तो A22 कैपिटल A22 प्लस i की जगह 3 दें तो A32 कैपिटल A32। अब इसे समझें, स्मॉल a12 का कोफैक्टर आपने पढ़ा है कैपिटल A12, यहां क्या देख रहे हैं कि एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का सम है, और आपने पढ़ा है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में यह सम ए के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, सो ये हो गया डिटरमिनेंट ए के इक्वल, और क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ए का वैल्यू दिया हुआ है -7, इसलिए इस समेशन का वैल्यू -7 हो गया। अब देखिए आप आंसर किस ऑप्शन में है, तो लगता है कि बी में है, आप मिला लेंगे। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 18, इसमें ये दिया हुआ है इक्वेशन, आपको dy/dx निकालना है बस। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में dy/dx, चेन रूल, इसको u समझें, log u का आप जानते हैं 1/u, u की जगह हो गया cos e⁻x इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करें u को, cos e⁻x हो जाएगा माइनस sin e⁻x, फिर e⁻x को करें इसका तो e⁻x ही होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस का साइन e⁻x, साइन e⁻x बटा cos e⁻x हो गया tan e⁻x। अब आप ऑप्शन देखें कहां है आंसर, शायद डी में है, देखिए। हाँ तो देखें अब क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग आ गए।
ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी का प्रॉब्लम है। पहले पहचानिए क्वेश्चन किस लेसन का है। तो एलपीपी का यह प्रॉब्लम है और क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में साफ लिखा गया है कि ABCD फिजिबल रीजन है जो शेडेड है यानी छायांकित है। फिगर देखें, इस फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट हुआ ABCD। तो ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये है, सी का कोऑर्डिनेट ये है और डी का कोऑर्डिनेट ये है। क्वेश्चन में सब दिया हुआ। क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैपिटल Z 3x + 9y है। आपको करना क्या है, इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z के विषय में आपको बताना है। यह Z मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पर, यही आपका क्वेश्चन है। अब देखिए सॉल्यूशन इसका। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉर्नर पॉइंट मेथड में फिजिबल रीजन के सभी कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स को जानना होता है। तो यहां तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, बहुत आसान हो गया। तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट A 0 10 पर एट बने पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z का वैल्यू हासिल किया जाए। तो S के जगह 0 रखेंगे तो खत्म हो गया और Y के जगह 10 रखेंगे तो 9 × 10 यानी 90। ऐसे फटफट निकाल लीजिए। कॉर्नर पॉइंट B यानी 5 5 पर Z का वैल्यू निकाला जाए। S के जगह 5, 3 × 5 15 + 5 9 × 5 45 ऐड कर दीजिए 60। एट कॉर्नर पॉइंट C 15 15 Z = S की जगह 15 तो 45, Y की जगह 15 9 × 15 तो 135 180। एट D 0 20 Z = देखें, देखिए S की जगह 0 देंगे तो ये खत्म हो गया। 9 × 20 तो 180। तो चारों कॉर्नर पॉइंट पर हम Z का वैल्यू निकाल लिया। अब इसमें देखिए कि ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है। तो दो जगह आपको दिख रहा है, पॉइंट C और पॉइंट D पर 180 है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही है, लेकिन यह दो जगह है। इसका अर्थ क्या निकला कि पॉइंट C और पॉइंट D दो ऐसे कॉर्नर पॉइंट होंगे फिजिबल रीजन के जिन पर Z का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब वह मैक्सिमम वैल्यू 180 होगा। इसका प्रोसेस है, जब भी कोई दो पॉइंट पर Z का मैक्सिमम वैल्यू सेम रहे, इसका अर्थ होता है कि पॉइंट C और पॉइंट D को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट पर स्थित हर एक पॉइंट पर Z मैक्सिमम होगा। अतः निष्कर्ष निकला कि Z इज मैक्सिमम एट every point on the line segment C और D को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट यानी CD। तो चूंकि C और D दोनों पॉइंट पर Z मैक्सिमम था, इसलिए यहां कंक्लूजन निकलता है कि Z मैक्सिमम होगा C और D को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके हर एक पॉइंट पर। अब देखिए किस ऑप्शन में है लिखा हुआ कि Z मैक्सिमम है एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट CD, तो शायद ऑप्शन D में है। देख लें आप, इसलिए आंसर D हो।
एक क्लियर कट सॉल्यूशन हुआ। तो देखें आप क्वेश्चन नंबर 20, यह क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से लिया गया है। क्वेश्चन में फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है 2 cos x प्लस एक्स, लेकिन इसमें कंडीशन है x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 0π/2 में, यानी फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल 0π/2। You have to find out the least value, that is the smallest value of fx in this interval। आपको फंक्शन fx का लिस्ट वैल्यू निकालना है इस क्लोज्ड इंटरवल में। तो आप पहले f डैश एक्स निकालें, प्रोसेस शुरू कीजिए। प्रोसेस का आप जानते हैं माइनस साइन एक्स, एक्स का 1 सीधा करके लिखिए 1 माइनस 2 साइन एक्स। यदि आप पढ़ें तो प्रोसेस पता होगा। अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करके एक्स का वैल्यू निकालें, एक्स का जो वैल्यू आता है वही क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हुआ 1 माइनस 2 sin x is equal to 0. This implies that 2 sin x is equal to 1. तो sin x is equal to 1/2। 1/2 का मतलब sin 30 डिग्री मतलब π/6। This implies that sin हटा दीजिए, x is equal to π/6। तो f डैश s को 0 करने से s का वैल्यू ये मिला, इसलिए यही क्रिटिकल पॉइंट हुआ। Hence critical point is only one, x is equal to π/6। यहां क्लोज इंटरवल 0π/2 दिया हुआ है, तो क्रिटिकल पॉइंट जो आया π/6 स्पष्ट है कि 0 और π/2 के बीच में कहीं ना कहीं है। यहां मैं इंडिकेट किया, इसलिए आप लिख दीजिए कि जो क्रिटिकल पॉइंट जो आया है वह बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0π/2 में। बिल्कुल क्लियर है। अब यहां देखें, इसी इंटरवल 0π/2 में आपको फंक्शन का लिस्ट वैल्यू निकालना है। इसका क्या प्रोसेस है? क्लोज इंटरवल का जो एंड पॉइंट है 0 एंड π/2, 0 एंड π/2, इस पर फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा। और जो क्रिटिकल पॉइंट आया है π/6 जो इसी इंटरवल के अंदर है, इस पर भी निकालना होगा फंक्शन का वैल्यू। यही प्रोसेस है ना। तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू, यानी s की जगह 0 रखा तो f0, तो 2 इंटू s की जगह 0 रखिए, cos 0 1 होता है, s की जगह 0, तो 2 मिल गया। अब क्रिटिकल पॉइंट π/6 पर ही निकाल लीजिए पहले, आगे पीछे हमको दिक्कत नहीं है। तो s की जगह π/6 दिया तो 2 इंटू cos π/6 यानी cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या होता है बोलिए? √3/2 होता है, प्लस s की जगह π/6, 2 कैंसिल, √3 प्लस π/6। अब fs का वैल्यू एंड पॉइंट π/2 पर निकालिए, एंड x इज इक्वल टू π/2 पर। fs में s की जगह π/2 दिया, इधर भी दीजिए 2 इंटू
पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 कॉस 90 डिग्री 0 होता है, एक्स की जगह पाई बाय 2 0 हो गया, केवल मिल गया पाई बाय 2। तो आपने क्या किया, इस क्लोज इंटरवल 0 पाई बाय 2 में एंड पॉइंट 0 पाई बाय 2 और क्रिटिकल पॉइंट पाई बाय 6 पर बारी बारी से फंक्शन का वैल्यू निकला, तो ये आया। अब इसमें देखना है कि लिस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ √3 प्लस पाई बाय 6 है, यहाँ पाई बाय 2 है, यही तो स्मॉलेस्ट है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए इन सभी में लिस्ट है पाई बाय 2, हेंस लिस्ट वैल्यू ऑफ fx इज पाई बाय 2, निकल गया। इन क्लोज इंटरवल 0 पाई बाय 2, यही तो क्वेश्चन था, इस क्लोज इंटरवल में fx का लिस्ट वैल्यू निकलना था, निकल गया पाई बाय 2। अब आप ऑप्शन देखें, इसमें है पाई बाय 2, तो शायद सी में है, देख लें।